Very good evening to all. Good evening to all. We are starting with AS6, that is depreciation accounting. Accounting standard 6 जो depreciation accounting है, ये आपको क्या क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि why is depreciation charge? Depreciation charge ही क्यों होता है? Second thing, वो कौन से एसेट होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, मतलब डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या क्या हैं. और तीसरी चीज कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कैसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है AS6 में, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. और इसकी सबसे पहली बात वाई इज डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. चलिए स्टार्ट कीजिए. डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स. डेप्रिसिएशन लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है अराइजिंग फ्रॉम, किन फैक्टर से डेप्रिसिएशन अराइज होता है. नंबर 1 यूज, आप एसेट का इस्तेमाल करते हो और इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है. नंबर 2 इफ्लक्शन ऑफ टाइम. इफ्लक्शन का मतलब होता है पैसेज, समय बीतता है इसलिए हमारी एसेट क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो कहता है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप एसेट को यूज करते हो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई है, कहता है कि समय बीत रहा है इसलिए भी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. नंबर 3 ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है फॉल इन डिसयूज. आप जब किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो तो उसे हम कहते हैं फॉल इन डिसयूज. ठीक है, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है. एक बात बताइए, आज से साल भर पहले आपने एक मोबाइल खरीदा था 10,000 रुपए का. ठीक है, अगर हम आज 10,000 रुपए फिर से इन्वेस्ट करते हैं मोबाइल के लिए, तो हम उससे अच्छा मोबाइल खरीद पाएंगे या उससे हल्का मोबाइल खरीद पाएंगे, उससे अच्छा मोबाइल खरीद पाएंगे. इसका मतलब यह नहीं होता कि अगर आपने आज से साल भर पहले एक मोबाइल खरीदा जिसे 10,000 रुपए में आपने परचेज किया था और आप आज उससे अच्छा मोबाइल 10,000 में खरीद सकते हो, दैट मीन्स कि पुराने वाले 10,000 रुपए के मोबाइल की वैल्यू आज कम हो चुकी है कि नहीं ऐसा. मान लीजिए आज से साल भर पहले हमने 10,000 का मोबाइल खरीदा और आज वो मेरे पास पैक्ड एकदम नया डब्बा पड़ा हुआ है 10,000 रुपए वाला. ठीक है, लेकिन आज तो हम 10,000 रुपए का उससे अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं ना. तो अगर हम 10,000 रुपए का उससे अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, दैट मीन्स वो पुराना वाला 10,000 रुपए वाला जो मोबाइल है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गई, आज कम हो गई. ठीक है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, कहता है सबसे पहली बात हम उसका यूज करते हैं एसेट का. दूसरा, समय बीत रहा है इसलिए एसेट डेप्रिशिएट होगी. तीसरी बात ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी. होता क्या है, टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड कर होती रहती है जिसकी वजह से पुरानी चीजों की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, हमने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी आज से साल भर पहले. ठीक है, एकदम नई मशीन है, हमने उसे यूज भी नहीं कर रखा है. ठीक है, लेकिन आज जो 1 लाख रुपए की मशीन आती है वो मशीन 1 यूनिट बनाने में बिजली कंज्यूम करती है सिर्फ 5 रुपए की. लेकिन पुरानी वाली जो मशीन है 1 लाख रुपए की, जो हमने आज से साल भर पहले खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल नहीं किया था, पता है वो 1 लाख रुपए वाली मशीन 1 यूनिट बनाने में कितने की बिजली कंज्यूम करती है, 10 रुपए की. तो जरा ये बताइए, अगर ये वाली मशीन सिर्फ 5 रुपए की बिजली कंज्यूम करती है और ये 10 रुपए की, तो हर कोई किसको यूज करना पसंद करेगा, ये वाली मशीन. और ये वाली मशीन जो 1 लाख रुपए की आपकी है भी, इसकी वैल्यू क्या अब 1 लाख रुपए कही जाएगी, नहीं, वो अब ऑटोमेटिक मार्केट में कम हो जाएगी. ठीक है, इसी को कहा जाता है ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी. मतलब मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से पुरानी चीज जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बनी थी, भले उसका इस्तेमाल ना किया गया हो, उसकी वैल्यू आज क्या है, कम है. देन लास्टली मार्केट चेंजेस. If there's a mistake in spelling, rectify it. This is market changes. मार्केट बदल गया है. मार्केट बदल जाने का मतलब क्या है, बताइए. एक मशीन जो आज ही हमने मशीन खरीदी है, ठीक है,
उसका अभी इस्तेमाल भी नहीं किया, उस पर डेप्रिसिएशन लग सकता है अभी तक पढ़े गए कारणों से? हमने आज ही एक मशीन खरीदी है, जब ये बताइए अभी तक जो कारण आपने पढ़े क्या उसकी वजह से डेप्रिसिएशन उस पर लग सकता है? हमने क्या क्या कारण पढ़ा? पहला, यूज किया ही नहीं है, आज ही खरीदे। नंबर 2, पैसेज ऑफ टाइम, क्या समय बीता है? नहीं, समय भी नहीं बीता है, आज ही तो हमने मशीन खरीद रखी थी। तीसरी बात, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी कुछ नहीं आया है। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आया? आज ही तो खरीदे हैं, तो अभी एक दिन में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बदल गई है। लास्ट बात इसमें क्या लिखी हुई है? मार्केट चेंजेस। लेकिन पता है मार्केट चेंजेस हो जाने की वजह से भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। व्हाट डज इट मीन? हमने क्या किया था, एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये मशीन क्या बनाती है? जीन्स बनाती है। और जैसे ही हमने ये मशीन खरीदी, इमीडिएट उसके बाद मार्केट से जीन्स का फैशन ही आउट हो जाता है। अब कोई जीन्स नहीं पहनता, हर कोई ट्राउजर पहनता है, ठीक है। तो जरा ये बताइए, ये मशीन जो 1 लाख रुपए की अभी अभी खरीदे हैं, क्या वो 1 लाख रुपए में बिक भी पाएगी? मार्केट से फैशन ही आउट हो चुका है, अब इसका प्रोडक्ट चलता ही नहीं है और इसलिए अब इस मशीन की वैल्यू नहीं है। क्लियर है बात सबको? तो किसी भी एसेट को डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, किन किन कारणों से लगाते हैं? नंबर 1, यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता है इसलिए। तीसरी बात, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, हर दिन मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजों की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है? कम हो जाती है। एंड लास्टली, मार्केट चेंजेस। मार्केट चेंजेस का मतलब क्या है? मार्केट चेंजेस का मतलब हमारे पास जो एसेट है अब उसके प्रोडक्ट को मार्केट एडॉप्ट ही नहीं करता, मार्केट अब बदल चुका है, जिसकी वजह से अब हम पुरानी मशीन का यूज नहीं ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कम्स डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट पे। हम डेप्रिशिएबल एसेट किसे कहते हैं? देखिए, नंबर 1, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। वो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होती है जिसका इस्तेमाल एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में किया जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड? व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? अगर आप ये कह रहे हो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड होता है तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिसके बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। अगर हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया 3 महीने पे ही, तो पता है मेरा अकाउंटिंग पीरियड भी कितने पीरियड का है? 3 महीने का ही। और अगर हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया 15 महीने पे, तो पता है मेरा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 15 महीने का। अकाउंटिंग पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जब आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हो, यानी कि जब आप अपना पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। क्या पीएलएम बैलेंस शीट साल भर पे ही बनाना जरूरी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप अपनी पीएलएम बैलेंस शीट 3 महीने पे भी बना सकते हो, ठीक है। ये बात एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? सपोज मेरा अकाउंटिंग पीरियड साल भर का ही है, जैसा आप कहते हो। अकाउंटिंग पीरियड मेरा क्या है? 1/4/14 से लेके 31 मार्च 15, एक ये अकाउंटिंग पीरियड है। अगला अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/15 से लेके 31 मार्च 2016, ठीक है। हमने एक एसेट परचेज की है ऑन 15/3/15, ठीक है, और कैन बी यूज्ड अप टू 15/4/15। एक एसेट हमने परचेज की है 15/3/15 को, एंड दिस कैन बी यूज्ड अप टू 15/4/2015, ठीक है। दैट मींस दिस एसेट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर 1 मंथ। जब ये बताइए क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होती है विच कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक यूज होगी तभी डेप्रिशिएशन लगेगा,
क्या इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा? ये तो 1 महीने यूज हो रही है। हाँ, यस, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ये एसेट एक अकाउंटिंग पीरियड से अधिक यूज हो रही है। पता है, ये एसेट 2 अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 15/3/2015 से लेके 31 मार्च 2015 कहां आएगा? इस अकाउंटिंग पीरियड में। और बैलेंस 15 दिन कहां आ रहे हैं? इस अकाउंटिंग पीरियड में। ये एसेट एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट दे रही है, तो निश्चित है इसकी कॉस्ट भी हम क्या करेंगे? 2 अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करेंगे। क्लियर है बात सबको? तो ध्यान दीजिएगा, अगर अकाउंटिंग पीरियड को आप 12 महीना इंटरप्रेट करते हो तो इसके डिफरेंसेस एकदम डिफरेंट हो जाएंगे और आप कहोगे कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं। ठीक है बात? मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग पीरियड कुछ ऐसा होता, फॉर द सेम केस, इसी के लिए देखिए, सपोज माई अकाउंटिंग पीरियड इज 1/1/15 टू 31/12/15। दिस इज माई अकाउंटिंग पीरियड। जल्दी से बताइए, इज इट अ डेप्रिशिएबल एसेट विच हैज बीन परचेज्ड ऑन दिस डेट and can be used up to this date? Is it a depreciable asset now? No, this is not a depreciable asset. एक एसेट डिप्रिशिएबल तभी होती है जब एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में वो यूज हो। क्या ये एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में यूज हो रही है? नहीं, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज हो रही है। क्लियर है? सेकेंड बात, हैविंग अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। उस एसेट की लिमिटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ एक ही एसेट ऐसी होती है जिसकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, लैंड। लैंड की अनलिमिटेड लाइफ है, उसके अलावा तो सारी एसेट कैसी होती है? लिमिटेड लाइफ वाली। यानी दूसरी बात को अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, बाकी सारी एसेट डेप्रिशिएबल की कैटेगरी में आ गई। या ये बताइए, जिसकी लिमिटेड लाइफ है, जिस भी एसेट की लिमिटेड लाइफ है, क्या वो डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं, बाकी कंडीशन भी देखनी है। डेप्रिशिएबल एसेट तभी है जब उसकी लिमिटेड लाइफ है और साथ ही साथ और क्या देखना है? उसका यूज कितना होना चाहिए? मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तीसरी बात, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर, उस एंटरप्राइज ने, उस बिजनेस एंटिटी ने उस एसेट को क्यों रखा हुआ है? कहता है यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो वो उससे प्रोडक्शन करता है और या फिर क्या करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरलाइन कीजिए वर्ड प्रोडक्शन। या तो उससे वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन से मतलब क्या है? मशीन। वो बात कर रहा है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं वो क्या चीज है? मशीन। मशीन इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। फिर कहता है उसके बाद, और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई किससे करते हैं? कौन सी एसेट होती है जिससे हम सप्लाई करते हैं? व्हीकल की बात कर रहा है। ठीक है, इट इज टॉकिंग ऑफ व्हीकल, दैट इज मोटर वैन। या फिर रेंटल टू अदर्स, आप दूसरों को किराए पे देने के लिए उसे यूज करते हो। नेक्स्ट बात, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। अंडरलाइन कीजिए वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस का मतलब होता है यूज इन ऑफिस। ठीक है, बताइए कौन कौन सी एसेट है जिसे हम ऑफिस में यूज करते हैं? वो बात कर रहा है फर्नीचर की, कंप्यूटर की, एसी की, इन सब की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए नहीं है। जल्दी से बताइए, क्लासरूम में जो एसी लगी हुई है, क्या वो मेरे लिए एसेट है? डेप्रिशिएबल एसेट है? हाँ, डेप्रिशिएबल एसेट है। पूरी बात को हम चेक करते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, क्या ये है? हाँ। दूसरी बात, हैविंग अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। हाँ, लिमिटेड यूजफुल लाइफ भी है। ये एंटरप्राइज के द्वारा प्रोडक्शन में, सप्लाई में, रेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है, हमारे केस में कहां यूज हो रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में यूज हो रही है। ठीक है, एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इस बात का मतलब क्या है? बताइए, जिससे हमने एसी परचेज किया था, क्या उसके लिए भी एसेट था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एसी सेल करता है। एक बात बताइए, अगर ये एसी अब हमें नहीं चाहिए, हमने भी इसे बेच दिया, तो क्या ये भी मेरे लिए इन्वेंट्री बन जाएगी? हमने भी बेच दिया, सेल कर दिया, क्यों इन्वेंट्री नहीं बनेगी?
क्योंकि हमने अगर सेल भी कर दिया तो दिस इज नॉट माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिकती तो हर चीज है, हर चीज ही बिकती है, ठीक है। तो ये भी बिक जाएगी, लेकिन बिकने का मतलब ये नहीं होता कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसे बेच रहे हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो हर चीज बेच देंगे, ठीक है। जब भी खराब हो जाएगी एसेट, हमारे यूज की नहीं होगी, तो हम उसे सेल कर देंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम उसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, ठीक है। AS6 deals with depreciation accounting and applies to all depreciable asset except the following items to which special consideration apply. Although हम लोग AS6 कर रहे हैं और हमें यही जानना है कि डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग कहां अप्लाई होती है और ये कैसे कंप्यूट होती है, फिर भी हम लोग कुछ बात एडिशनली जान रहे हैं कि ऐसी कोई और कुछ एसेट हैं जहां पे डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होता है या फिर AS6 नहीं लगता है, ये भी बात पैरेलली जान लेते हैं, ठीक है। पहली बात, रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, प्लांटेशन। अगर आपके पास फॉरेस्ट है, प्लांटेशन है, तो इस पे डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग नहीं लगती, इनफैक्ट इस पे डेप्रीशिएशन लगता ही नहीं है। जंगल पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता, अगर आप जंगल से 4 पेड़ काट भी लोगे तो भी डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। पता है क्यों? आप 4 काटोगे 8 और उग जाएंगे, ठीक है, जंगल है, ठीक, और यहां पे डेप्रीशिएशन चार्ज होता ही नहीं है। तो आप आगे लिख भी सकते हो उसी के, नो डेप्रीशिएशन। जहां पे AS6 नहीं लगता है तो दो बातें राइज होती हैं, या तो कोई और स्टैंडर्ड लगता होगा और कोई डिफरेंट कंप्यूटेशन कराता होगा, और या तो फिर डेप्रीशिएशन लगता ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां कोई दूसरा स्टैंडर्ड भी नहीं लगता है, AS6 नहीं लगता है और कोई दूसरा स्टैंडर्ड भी नहीं लगता है, या इनफैक्ट डेप्रीशिएशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज लाइक वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स किसे कहते हैं? वेस्टिंग एसेट हम कहते हैं सिक्योरिटी विच हैज गॉट लिमिटेड लाइफ। हमने कोई सिक्योरिटी पेमेंट की है, ठीक है, सिक्योरिटी एडवांस अमाउंट किसी को हमने पे किया है, लेकिन ये इसका एक लिमिटेड लाइफ है, अपने आप वो सिक्योरिटी अमाउंट कुछ दिनों के बाद क्या होगी, खत्म हो जाएगी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइसेंस पे टू गवर्नमेंट। Non-regenerative resources like wasting assets, that is including expenditure on the exploration for and extraction of minerals, oil, natural gases. पहले तो आपसे कुछ बात समझेंगे। एक बात बताइए, मान लीजिए किसी दिन आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे खुदाई करते हो, ठीक है, और खुदाई के दौरान वहां पेट्रोल डीजल आपको दिखाई देता है कि निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, पर हम ऑप्शन रख देते हैं आपके सामने। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसमें से 2 बाल्टी पेट्रोल निकालेंगे, अपनी गाड़ी में भर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उससे अपनी गाड़ी भी भरेंगे और साथ में कॉमर्शियल काम भी करेंगे, उसको रिफाइन वगैरह करेंगे और बेचेंगे। तीसरी बात, चुपचाप बैठे रहेंगे, उसको ढक देंगे कि क्या पेट्रोल झूठ मूठ का परेशान कर रहा है। क्या करने वाले हैं आप? हाँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता चलेगी, आपकी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट आपकी लैंड को ले लेगी और आपको कंपनसेशन दे देगी। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल अगर आपकी जमीन के नीचे से भी निकलता है तो वो आपकी जमीन नहीं है, उस लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, आपको कंपनसेशन दे देती है उसके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट पेट्रोल वगैरह का एक्सट्रैक्शन कैसे कराती है, आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। अगर जमीन से कोयला निकालना है, आयरन ओर निकालना है, दूसरे मेटल्स निकालने हैं, पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, तो ये काम कैसे होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन को कहती है मेरे पास ये लैंड है, ठीक है, आपको यहां पे हम राइट देते हैं कि आप 5 साल तक कोयला निकाल सकते हो, 5 साल तक आयरन ओर निकाल सकते हो, पेट्रोल निकाल सकते हो, ठीक है। आप अमाउंट कोट कीजिए कि आप हमें लमसम कितना देने वाले हो, ठीक है। इसे कहा जाता है टेंडर भरवाना। गवर्नमेंट कहती है टेंडर अमाउंट कोट कीजिए कि आप कितना पैसा पे करने के लिए तैयार हो। तो जो बिजनेसमैन मैक्सिमम अमाउंट कोट करता है उसे क्या किया जाता है, वो काम दे दिया जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी अमाउंट हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये हमेशा आपका सिक्योर्ड रहेगा ऐसा नहीं है।
एक सर्टेन पीरियड के बाद ये पैसा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आपने टेंडर ये जो लिया था 10 साल के लिए लिया था और 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए, तो आपका 10 करोड़ रुपए निल हो जाएगा। कब? 10 साल बाद। आपने 10 करोड़ रुपए दिया, आप 10 साल तक बिजनेस कर सकते हो, पेट्रोल निकाल सकते हो, उसके बाद ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ सिक्योरिटी अमाउंट विच हैज गॉट अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लाइफ। क्लियर है? जब बताइए क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए या फिर पूरा पूरा पैसा एक बार में चार्ज हो जाना चाहिए? जिस कंपनी ने 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए कि हम 10 साल तक पेट्रोल निकालेंगे, क्या करना चाहिए उसे? 10 करोड़ रुपए पूरा एक बार में पीएल में चार्ज कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? 10 सालों में चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये जो 10 सालों में चार्ज होगा इसे कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। क्लियर है? तो लाइसेंस फी वगैरह के टर्म में हम वर्ड डेप्रिसिएशन यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो बात वही है, एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन भाई भाई है। AS 6 इसको कवर नहीं करता है, हम एमोर्टाइजेशन इसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। क्लियर है बात सबको? तो वहां पे लिख दीजिए एमोर्टाइजेशन किया जाता है। तो कहां कहां डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है? सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट पे नहीं लगता, दूसरा हमने कहा वेस्टिंग एसेट्स पे नहीं लगता, वेस्टिंग एसेट पे तो एमोर्टाइजेशन लगता है, और एमोर्टाइजेशन कुछ और नहीं डेप्रिसिएशन का ही भाई है। फॉरेस्ट पे नो डेप्रिसिएशन। नंबर 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो पता है इससे क्या बनता है? इंटेंजिबल एसेट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आपके पास इंटेंजिबल एसेट आती है। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को एमोर्टाइज किया जाता है, और यह बात पता है कौन बताता है? AS 26, AS 26। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई एसेट तैयार करते हो, कैसी एसेट तैयार करते हैं? पता है हमने रिसर्च की और एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला पता है क्या है? बिना गुठलियों वाला आम उगेगा। हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे जो बीज डेवलप किए हमने, अगर उस बीज को आप लगाओगे तो आम उगेगा, लेकिन उसमें गुठलियां नहीं होंगी। वो फ्रूटी भी नहीं है, माजा भी नहीं है, आम है लेकिन गुठलियां नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर हमने फॉर्मूला बनाया है तो ये फॉर्मूला क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, क्या हम इसे डेप्रिशिएट करते हैं? डेप्रिसिएशन का ही भाई होता है, एमोर्टाइजेशन वो करते हैं, और ये कौन बताता है? लेकिन AS 26। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS 6 इसे कवर नहीं करता है। ठीक है, ऑल्दो इससे आपको मतलब नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी बात बता देते हैं। रिसर्च का जो खर्चा होता है वो PL में चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट का खर्चा होता है उसे देखा जाता है कि डेवलपमेंट आपकी सक्सेस हुई कि फेलियर हो गया। हर रिसर्च सक्सेसफुल थोड़ी ना हो जाती है, कभी कभी आप फेल भी कर जाते हो। अगर आपकी डेवलपमेंट फेल हो जाती है तो पता है हम सारे खर्चे को PL में चार्ज कर देते हैं, और अगर सक्सेस हो जाती है तब ये इंटेंजिबल एसेट बनता है और AS 26 अप्लाई होता है। सबको यहां तक की बात समझ में आई? ऑल्दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, बस हम लोग तो यही जान रहे हैं कि कहां कहां डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो इंटेंजिबल एसेट अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू बनाते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्लियर है? क्या अंतर है रिसर्च और डेवलपमेंट में? रिसर्च का मतलब होता है गेनिंग नॉलेज। रिसर्च स्टैंड्स फॉर गेनिंग नॉलेज, whereas development stands for applying knowledge. देखिए, जब भी हम कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो पहले हमको खुद नहीं मालूम होता है हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं। अभी हमको पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, अभी हम खुद सीख रहे हैं, अजमा रहे हैं। तो तब तक जब तक हम अपने आप को अजमा रहे हैं तब तक क्या कहा जाता है? हम रिसर्च कर रहे हैं।
और जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, अब किस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब तक हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसे कहा जाता है रिसर्च, और जब हमें पता चल जाता है कि बस अब क्या करना है, तो उसके बाद जो चीज हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च का खर्चा तो हमेशा ही पता है कहां जाता है, पीएल में। ठीक है, अगर हमने कोई रिसर्च की और वो सक्सेसफुल भी हो गई तो रिसर्च वाला खर्चा कहां जाएगा, पीएल में। बस जिस दिन आपको पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और उसके बाद आप जो काम करते हो वहां वाले खर्चे अगर सक्सेसफुल हैं, देन यू गो टू इंटेंजिबल एसेट। देन कम्स, अच्छा, और ये AS 26 क्या बताता है, ये भी बता दें, 10 साल में अमोर्टाइज करने को, 10 ईयर अमोर्टाइजेशन। फोर्थ, गुडविल। गुडविल को भी अमोर्टाइज की जाती है। गुडविल का मतलब होता है किसी का गुड नेम पेमेंट देके एक्वायर करना। ठीक है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, उसका बहुत मार्केट में नाम है, हम चाहते हैं कि हम भी अपना धंधा क्या करें, उसी के नाम से करें। जैसे अंबुजा सीमेंट जो बनाती है वो अपनी सीमेंट पे लिखती है इस सीमेंट में जान है। ठीक है, हमने सोचा हम भी सीमेंट बनाएं, हमने भी सीमेंट बनाया, लेकिन इस सीमेंट में जान है ये बात हम लिख नहीं सकते अपनी सीमेंट में, क्योंकि अंबुजा सीमेंट ने इस लाइन की कॉपीराइट करा रखी है, उन्होंने इस नाम को रजिस्टर करा रखा है, ये नाम उन्हीं का है। ठीक है, अब हम अपनी सीमेंट पे लिख नहीं पा रहे हैं इस सीमेंट में जान है, तो मेरी सीमेंट बिक नहीं रही है। हमने कहा अंबुजा सीमेंट वालों से बात करते हैं, कहते हैं कि अपना नाम हमें भी लिखने दें। ठीक है, हमने अंबुजा सीमेंट से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा नाम आप लिख सकते हो, 5 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दो, आप भी अपने सीमेंट पे क्या लिखो, इस सीमेंट में जान। ठीक है, हमने जो 5 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, ये कौन सी पेमेंट कहलाती है, गुडविल। जब भी आप किसी का गुड नेम लाते हो जिसकी वजह से आपने किसी को कोई पेमेंट की है, देन इट इज कॉल्ड पेमेंट टुवर्ड्स गुडविल। आप अगर पेमेंट टुवर्ड्स गुडविल करते हो तो इसकी कॉस्ट को अमोर्टाइज किया जाता है, और ये कौन बताता है हमें, AS 26 बताता है, और ये भी बताता है कि गुडविल को 5 साल में अमोर्टाइज कर देना चाहिए। ठीक है, इस पे भी डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग AS 6 नहीं लगता है, AS 26 लगता है। फिफ्थ, लाइव स्टॉक। व्हाट इज लाइव स्टॉक, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, लाइव स्टॉक। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे क्या लाइव स्टॉक एसेट होते हैं, हां, कैसे एसेट होते हैं, बकरी वकरी एसेट है, किनके लिए, जितनी भी डेयरी फार्म कंपनीज हैं इन सब के लिए ये सब क्या है, एसेट है। पराग मिल्क और जितने भी अमूल मिल्क, इन सब के लिए क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है, इस लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, यानी अगर एक कंपनी भैंस खरीदती है 1000 रुपए की, तो वो अपनी बुक्स में भैंस दिखाती है, भैंस 1000 रुपए, और हमेशा कितने की दिखाई देती है, 1000 रुपए की। अगले साल फिर उनकी बैलेंस शीट उठा के देखोगे तो भैंस कितने की दिखाई देगी, 1000 रुपए। पता है जिस दिन इस भैंस की डेथ हो जाएगी उस दिन पता है पीएल में हम एक खर्चा चार्ज करते हैं, ये मेरा पीएल है, और यहां चार्ज करते हैं टू डेथ ऑफ भैंस। ठीक है, 1000 रुपया चार्ज कर दिया। क्लियर है बात। तो जिस दिन लाइव स्टॉक की डेथ होती है उस दिन पूरा खर्चा एक बार में पीएल में चार्ज हो जाता है, इसीलिए इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन भी क्या है, डेप्रिसिएशन एक बड़े खर्चे को टुकड़े में पीएल में चार्ज करने का तरीका है। ठीक है, कोई भी हम बड़ा खर्चा करते हैं तो हम उसे धीरे धीरे पीएल में चार्ज कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करें और पूरी खर्चे को एक बार में भी चार्ज कर दें? ये नहीं हो सकता। या तो हम आपको पूरा खर्चा एक ही बार में अलाउ कर देंगे और या तो टुकड़ों में अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा खर्चा हम टुकड़ों में अलाउ करते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये खर्चा तो आपको एक बार में चार्ज करने को मिल ही जाता है लाइव स्टॉक का, और इसीलिए इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। क्लियर है सबको। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे पास एक गाय है, ठीक है, लेकिन अगले साल तक वो 2 गाय हो जाती है। हमने एक गाय खरीदा 1000 रुपए का, और उस गाय को बछड़ा हो जाता है और अगले साल मेरे पास 2 गाय हो गई। ठीक है, तो मेरी बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा, हां, एक गाय 1000 रुपए थी, अगली साल की बैलेंस शीट में क्या पोजीशन आएगी, पुरानी वाली गाय पे डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं, वो तो 1000। अच्छा, जो बछड़ा हो गया वो तो फ्री में आया है, अब उसका क्या करें, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी।
ये जो फोकट का बछड़ा आया है वो आपके पास फ्री में ऐसे ही पड़ा रहेगा, और जिस दिन इसकी डेथ हो जाएगी क्या उस दिन पीएल में चार्ज कर देंगे आप? नहीं, उस दिन पीएल में भी उसे चार्ज नहीं करेंगे। जितना खर्चा आपने लगाया है उस एनिमल की जब डेथ होती है तो वो खर्चा पीएल में चार्ज हो जाता है, और जो फ्री में ऐसे ही प्रोड्यूस होता रहता है उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। ठीक है। लैंड अनलेस लिमिटेड लाइफ, एग्जाम्पल लीज होल्ड लैंड। अगर आपने लैंड लीज पे ली है, लीज पे मतलब किराए पे ली है, 20 साल 25 साल 30 साल के लिए आपने अगर लीज पे ले रखी है लैंड, तो क्या आप उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने 30 लाख रुपए में 30 साल के लिए लैंड ली है तो हम 1 लाख रुपए हर साल उसे डिप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि AS6 कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, लैंड पे भी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हाँ लीज होल्ड लैंड है तो वहां पे अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, व्हाई डू वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन? अच्छा, आप कहोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमने स्टार्ट भी तो यहीं से किया था, व्हाई डेप्रिसिएशन। तो उस व्हाई डेप्रिसिएशन में और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है? जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था और बोला था व्हाई डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका मतलब यह था कि एसेट को क्यों डेप्रिशिएट करते हैं। और अब जब यहां पे पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन आप अपने अकाउंट्स में क्यों चार्ज करते हो, अपने पीएल में क्यों चार्ज करते हो, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन घटा के क्यों दिखाते हो। ठीक है। जब सबसे पहले पढ़ रहे थे व्हाई डेप्रिसिएशन, तो वहां डेप्रिसिएशन का क्या मतलब था कि हम डेप्रिसिएशन एसेट पे क्यों चार्ज करते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, यूज कर रहे हैं उसे, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट अब मार्केट में चलता नहीं है, इन सब वजह से हम क्या करते हैं, एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हम एसेट को अकाउंट्स में क्यों चार्ज करते हैं। ठीक है। आप पीएल बैलेंस शीट बनाते समय डेप्रिसिएशन क्यों कंसीडर करते हो? टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो आपको सही ऑपरेशन प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये बताइए, अगर हम सिर्फ रेवेन्यू खर्चे चार्ज करें तो क्या हम अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट जान रहे हैं? नहीं, वो कैपिटल खर्चा भी तो टुकड़ों में जितने साल बेनिफिट दे रहा है चार्ज होना चाहिए, तभी तो सही प्रॉफिट पता चलेगा। देन टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इससे आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट। ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, इसी से आपकी सही बैलेंस शीट पता चलेगी। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो हमारी बैलेंस शीट इन्फ्लेटेड रहेगी, एसेट्स की वैल्यू अधिक दिखाई देगी। टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, टू एक्यूमुलेट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एक बात बताइए, हमने 1 लाख रुपए की एक एसेट परचेज की। ठीक है। इसकी लाइफ 10 साल है, तो हम हर साल इसे कितना डेप्रिशिएट करते हैं? 10,000 रुपया। ठीक है। हम हर साल अपने पीएल में 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और ये 10,000 रुपए किसको दे देते हैं? हां, किसी को नहीं। अच्छा, पीएल में बाकी जितने भी खर्चे चार्ज होते हैं, क्या वो हम किसी ना किसी को देते हैं, पे करते हैं? हां, पीएल में जितने भी खर्चे चार्ज होते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन, वो खर्चा या तो आपने पे कर लिया है और या तो आप पे करोगे। ठीक है। यानी पैसे जाने ही जाने हैं। एक खर्चा बस ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, और वो क्या है? डेप्रिसिएशन। ऐसे समझ लीजिए, पीएल का मतलब होता है पॉकेट। मेरी जो जेब है ये क्या है? पीएल। ठीक है। हमने यहां से 10,000 रुपया निकाला और किसी को दिया नहीं, तो किसके पास है ये 10,000 रुपया? जेब मेरा पीएल, हम यहां से निकाले 10,000 रुपया और दिए भी नहीं किसी को, तो कहां है 10,000? अरे मेरे पास ही है। पता है, कंपनी जो डेप्रिसिएशन का पैसा पीएल में चार्ज करती है, वो पैसा कहां रहता है? कंपनी के पास। ठीक है। वो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा हो रहा है। 10 साल में हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे? 1 लाख रुपया। और मेरी 1 लाख रुपए की एसेट 10 साल बाद खत्म हो चुकी होगी। क्या मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा भी हो गया है 10 साल पे? हां। और इस 1 लाख रुपए इकट्ठे पैसे से हम क्या करेंगे? नई वाली एसेट परचेज कर लेंगे। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपको फंड प्रोवाइड करता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो इवन प्रोडक्शन की भी सही कीमत नहीं पता चलेगी। सपोज
हम एक मशीन लाते हैं 1,00,000 रुपए की और ये 10,000 यूनिट बनाएगी और 10,000 यूनिट बनाने के बाद इस मशीन का यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस मशीन जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 10 रुपए का मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, 10 रुपए का लेबर यूज करते हैं और ये मशीन यूज कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए मटेरियल लगाए हैं, 10 रुपए का लेबर लगाए हैं और ये 10 रुपए का मशीन का भी खर्चा लगा है। 1,00,000 रुपए की जो मशीन लाए हैं वो 10,000 यूनिट बनाने के बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 10 रुपए मशीन के नाम का भी खर्चा जोड़ना पड़ेगा। ये जो आप 10 रुपए जोड़ रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अनलेस यू चार्ज डेप्रिसिएशन आपको सही प्रोडक्शन भी नहीं पता चलेगी। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ चुके हैं। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए? Measurement of depreciation means computation of depreciation. And what you need to know for this is cost of asset. Number 2, useful life of asset. And third is scrap value. डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपको ये 3 चीज चाहिए। पता है, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअल हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एस्टिमेटेड हैं। ठीक है, जैसा सोच के बताइए कि इसमें से क्या चीजें एक्चुअल हैं और क्या चीजें एस्टिमेटेड हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट है ये क्या है? एक्चुअल। और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एस्टिमेटेड। स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड। ठीक है, पहले हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन की। एक्चुअल कॉस्ट तो आसान है निकालना, जो एक्चुअल में लगा है वही एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन एस्टिमेट कैसे किया जाता है? जब हम एक एसेट को खरीद के लाते हैं तो उसकी लाइफ कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं? ठीक है, हम एक एसेट को परचेज करके लाते हैं, जिससे हमने परचेज किया उससे पूछा कि बताओ भाई साहब ये एसेट कितनी चलेगी? तो उस दुकानदार ने बोला कि ये एसेट 10 साल चलेगी। हमने एसेट परचेज किया है, हमें लगता है कि वो एसेट 8 साल चलेगी। बताइए इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी? 8 साल की 10 साल? सबकी आवाज नहीं आ रही है आप सब में? ठीक है, ठीक है, यानी कुछ लोग अभी सोच रहे हैं इस बारे में कि जिससे हमने लिया है वो तो ज्यादा जानता होगा, वो बता रहा है कि ये एसेट कितनी चलेगी? 10 साल। लेकिन हमें लगता है कि ये एसेट कितनी चलेगी? 8 साल। तो यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेना चाहिए? चलिए देखिए, हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं हमें छाता चाहिए। ठीक है, हमने पूछा बताइए भाई साहब ये जो छाता आप दिखा रहे हो ये कितने साल चलेगा? उसने कहा 100 साल चलेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे पानी से और धूप से बचाना होगा। जल्दी से बताइए, क्या उस छाते की लाइफ 100 साल है? नहीं। पानी से धूप से बचाएंगे तो फिर छाता किस लिए लिए हैं? बात समझ में आ रही है सबको? कहने का मतलब यह है कि आप जिससे परचेज कर रहे हो यूजफुल लाइफ वो नहीं बताएगा, यूज आप करोगे तो आप जानते हो कितना यूज करोगे और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी। ठीक है बात? जैसे ये बताइए, मोबाइल बेचने वाले हम, खरीदने वाले आप। ठीक है, आपने पूछा बताइए कितना मोबाइल चलेगा हमारा, तो हम कहेंगे भैया व्हाट्सएप कितना करते हो ये बताओ, फेसबुक कितना करोगे ये बताओ, तब ना बताएं इसकी लाइफ कितनी होगी। और अगर ये सब जब नहीं करोगे तब तो 5 साल चल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो यूजफुल लाइफ बेटर कौन बताएगा? हम मोबाइल बेच रहे हैं, हम बताएंगे कि आप बताओगे जो यूज कर रहा है? जो यूज कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यूजफुल लाइफ हमेशा कौन बताएगा? जो यूज कर रहा है। एग्जाम में हो सकता है आपको दो यूजफुल लाइफ दे, एक जो बेच रहा है और दूसरा जो उसे यूज करने वाला है। तो यू विल ऑलवेज कंसिडर यूजफुल लाइफ विच हैज बीन गिवन बाय यूजर ऑफ द एसेट। ठीक है, चलिए फिर से एक बात करते हैं यूजफुल लाइफ के लिए।
मिस्टर ए एक एसेट परचेज करता है जिसकी लाइफ 10 साल है मिस्टर ए के हिसाब से। मिस्टर ए ने एसेट परचेज किया और 10 साल की लाइफ भी किसके हिसाब से है? मिस्टर ए के हिसाब से। मिस्टर ए इस एसेट को 3 साल यूज करता है और यूज करने के बाद इसे मिस्टर बी को सेल कर देता है। ठीक है, मिस्टर बी के लिए इसकी यूजफुल लाइफ एसेट की कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? मिस्टर ए ने 10 साल वाली यूजफुल लाइफ वाली एसेट खरीदी, उसे 3 साल यूज किया और उसके बाद मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर बी के लिए यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट कितनी? हां, कुछ नहीं कह सकते अभी आप। जितने बच्चों ने बोला 7 साल, पता है उन्होंने किसकी लाइफ बता दी? सेलर की। अभी अभी हमने बोला कि यूजफुल लाइफ कौन बताएगा? यूजर ऑफ द एसेट। अब कौन उसे यूज करने वाला है? बी। हमने कहानी पूरी बोली ही नहीं थी। ठीक है, अब अगर हम ये बताते हैं कि बी कहता है कि मेरे हिसाब से यूजफुल लाइफ 9 साल है, ए के हिसाब से कितनी बची है? 7 साल, लेकिन बी कह रहा है हम तो 9 साल चला लेंगे, यूजफुल लाइफ कितनी ली जाएगी? 9 साल। क्लियर है बात? तो यूजफुल लाइफ शैल बी कंसीडर्ड टू बी 9 इयर्स, क्योंकि अब इसका यूजर कौन है? बी है। क्लियर है? नाउ कमिंग टू स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू आपको लगती है कि जब यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट खत्म हो जाएगी तो हम कितना रियलाइज कर पाएंगे। क्लियर है? फिर से सुनिए, हमने जिससे एसेट परचेज किया उसने कहा ये एसेट 10 साल चलेगी, और भाई साहब 10 साल बाद जब आप पुरानी एसेट बेचोगे ना तो आपको 25,000 रुपया मिल भी जाएंगे। ठीक है, हमें लगता है कि हम इसे 8 ही साल इस्तेमाल करेंगे, 10 साल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 8 साल बाद जब हम इसे बेचेंगे तो हमको 40,000 रुपए मिल जाएंगे। वो तो 10 साल बाद की बात कर रहा था, 8 साल जल्दी बेचेंगे तो भाई ज्यादा पैसा मिलेगा, हम तो 8 साल बाद ही बेच देंगे, तो हमने अनुमान लगाया कि 40,000 रुपए मिलेगा। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 25,000 रुपया, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया। बस आपको स्क्रैप वैल्यू के समय बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जहां पे यूजफुल लाइफ खत्म हो रही है स्क्रैप वैल्यू भी कहां की उठानी है? वही। जिस पॉइंट को आप कहोगे यूजफुल लाइफ का खत्म होना, उसी पॉइंट की जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वही आपके लिए क्या है? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, नाउ कमिंग टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? नंबर 1 परचेज प्राइस, ऑल कॉस्ट incurred till the asset is ready for use plus non-recoverable taxes. Non-recoverable taxes. परचेज प्राइस क्लियर है, जितने में सप्लायर ने हमें दिया है एसेट। नंबर 2 ऑल कॉस्ट इंकर्ड टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज। जब तक हमारी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती है तब तक की सारी कॉस्ट को हम क्या करेंगे? एसेट में ही जोड़ देंगे। ठीक है, नंबर 3 नॉन रिकवरेबल टैक्सेस। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, सम टैक्सेस आर रिकवरेबल टैक्सेस एंड द अदर्स आर नॉन रिकवरेबल टैक्सेस। अभी डिस्कशन करते हैं इनकी। जो नॉन रिकवरेबल टैक्सेस अगर आपने पे किए हैं, ठीक है, तो उसे क्या करना है? एसेट में जोड़ देना है। ठीक है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, ऑल कॉस्ट इंकर्ड टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज का मतलब क्या है। ठीक है,
क्या क्या खर्चे एक एसेट यूज में आने से पहले, रेडी फॉर यूज होने तक लगते हैं। हम क्या करेंगे, आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, और उस स्टोरी में हम एक एसेट को एक्वायर करेंगे, परचेज करेंगे, और परचेज करने तक बड़े सारे खर्चे मेरे इंकर होंगे, ठीक है। उस स्टोरी में जितने भी खर्चे इंकर हो रहे हैं वो सारे खर्चे कहां पे कवर होंगे, पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। ऐसे समझिए, हमने अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि जाओ दिल्ली एक मशीन खरीद के लाओ, ठीक है। हमने तुरंत मशीनरी की जो परचेज प्राइस थी, हमने कोटेशन पहले से ही मंगा रखा है दिल्ली से, ठीक है। उसने कोट किया था कि मशीन इज फॉर रुपीज 10 लाख, तो हमने क्या किया, इमीडिएट बैंक से 10 लाख रुपए का एक लोन ले लिया, ठीक है। इस लोन का इंटरेस्ट किस दिन से शुरू होगा, जिस दिन हम मशीन खरीद लेंगे उस दिन से शुरू हो जाएगा। हां, जिस दिन लोन लिए उसी दिन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लोन अगर आज ले लिया 10 लाख रुपए का, तो इसका इंटरेस्ट आज से शुरू हो गया। पता है ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है ये कौन सा खर्चा है, मशीन का खर्चा है, ये भी मशीन में जोड़ा जाएगा। दिस विल बी कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो इंटरेस्ट का खर्चा जुड़ना शुरू हो गया। हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि चलो दिल्ली जाना है, वहीं से लेके आना है मशीन, 10 लाख रुपए उसे दे दिए। वो तुरंत नीचे उतरता है और एक टैक्सी लेता है बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए। 500 रुपए में उसे टैक्सी मिलती है। ये 500 रुपए का खर्चा भी क्या है, पॉइंट नंबर 2 में कवर होगा, ठीक है, और मशीन में जोड़ दिया जाएगा। वहां से फ्लाइट लेता है दिल्ली के लिए, 5000 रुपए मशीन में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वहां पे जब दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरता है तो वहां से क्या करता है, वो पहले होटल जाता है, कहता है बाद में जाएंगे खरीदने, पहले कुछ आराम कर ले। तो वो होटल जाता है, होटल का जो किराया होता है, होटल तक जाने का जो किराया होता है टैक्सी का, वो 1000 रुपए होता है। 1000 रुपए मशीन में जोड़ेंगे। वो होटल में स्टे करता है, खाना पीना खाता है वहां पे, खाने पीने का स्टे करने का खर्चा 3000 रुपए का, ये भी कहां जोड़ेंगे, मशीन में। आप समझ रहे हो ना, मशीन के खर्चे में क्या क्या जोड़ा जाता है। एक मशीन को एक्वायर करने के लिए हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो सब कहां जोड़ रहे हैं, मशीन में, ठीक है। तो अब वो क्या किया, होटल से निकलता है, फिर एक टैक्सी लेता है और सप्लायर की प्रेमाइसेस तक जाता है। अगेन वो वहां पे किराया देता है टैक्सी वाले को, ये भी कहां जोड़ देंगे, मशीन में। उसके बाद जैसे ही सप्लायर के पास पहुंचता है, मशीन तो पहले से ही क्या थी, कोटेशन मंगाई रखा था, बस वो उसकी फंक्शनिंग देखता है एक बार, ठीक है, और तुरंत मशीन को परचेज कर लेता है। मशीन परचेज करने के बाद वो खुद फ्लाइट से आता है और जो मेरी मशीन है वो ट्रक से आती है। जो ट्रक का भाड़ा देंगे वो कहां जाएगा, मशीन की कॉस्ट में, और जो खुद वो फ्लाइट से आ रहा है ये कहां जाएगा, मशीन की कॉस्ट में, ठीक है। मेरी मशीन यहां पे आ जाती है। जब मशीन यहां पे आ जाती है तो सीढ़ियों से आने लायक मशीन नहीं थी क्योंकि बहुत भारी मशीन थी, तो हम क्रेन बुलवाते हैं और क्रेन क्या करता है, मशीन को लिफ्ट करता है और सीधे लाके सेकेंड फ्लोर पे यहां पे ड्रॉप कर देता है। जो हमने क्रेन का किराया दिया वो भी मशीन की कॉस्ट में। जब हम मशीन को यहां पे ले आते हैं तो मशीन को एज इट इज लगाने लायक नहीं था, उसकी इंस्टॉलेशन में कुछ खर्चे आते हैं, ठीक है। भारी मशीन है, भारी मशीन को ऐसे ही नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, उसे टाइट कर देते हैं, अर्थ से वॉल से हमेशा कस दिया जाता है ताकि ये मशीन हिले ना, क्योंकि अगर भारी मशीन हिलेगी तो बिल्डिंग जर्क होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बालू का फाउंडेशन बनाया। हमेशा भारी चीज रखने के लिए बालू का फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ऊंचा सा बालू का फाउंडेशन बनाया, उसके ऊपर मशीन को रखा, ठीक है। बालू का जो फाउंडेशन बनाया वो कहां पे बनाया, बिल्डिंग में, लेकिन इसके खर्चे को पता है कहां कैपिटलाइज करेंगे, मशीन में, ठीक है। फिर हमने उसे क्या किया, नट बोल्ट से, जमीन से, वॉल से कस दिया। इसमें जितना खर्चा आया इसे भी हम क्या करेंगे, मशीन की कॉस्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक के खर्चे हमारे मशीन में जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमने अपने वर्कर से कहा कि चलो मशीन चालू करो, ठीक है। तो हमारे वर्कर कहते हैं नहीं नहीं साहब आप चालू करिए। हमने कहा क्यों, चालू करो ना। तो वो डर रहा है कि कहीं हम चालू किए कुछ गड़बड़ हो गया तो, ऑटोमेटिक मशीन मंगाए हैं, ठीक है। तो हम भी चालू नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक इंजीनियर को बुलाया, उससे कहा कि तुम मशीन चालू करो। उस इंजीनियर ने कहा कि 5000 रुपए हम मशीन चालू करने का लेंगे। हमने उसे पेमेंट की 5000 रुपए की और वो मशीन चालू करके दिखा देता है, ठीक है। बताइए 5000 रुपया कहां जोड़ेंगे, मशीन में, ठीक है। मशीन वो चालू करके दिखा देता है। वो लाल रंग की मशीन जब चल रही थी तो हमें बड़ा बेकार लग रहा था, ठीक है। एकदम नई नवेली मशीन है, लाल रंग का पेंट है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा इसे हम ब्लू कलर का पेंट कराएंगे, ठीक है।
हमने नई मशीन का पेंट चेंज करा दिया, उस लाल रंग की मशीन पे हमने ब्लू पेंट मरवा दिया। वैसे तो पेंट कराने का खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पीएल में चार्ज होता है, लेकिन यह खर्चा क्या होगा, मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पता है कब तक खर्चा जोड़ते रहेंगे मशीन में, जब तक रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती। ठीक है, क्या हमारे इंजीनियर ने मशीन चालू करके दिखा दिया है? जल्दी से बताइए, अगर मशीन चालू हो गया तो इज इट रेडी फॉर यूज? नहीं, अभी प्रोडक्शन पता नहीं होगी कि नहीं होगी। मशीन चालू हो गया है, घर घर बोल के शुरू हो गया है, चलेगा कि नहीं, अब उससे प्रोडक्शन होगी कि नहीं, ये थोड़ी ना पता है हमको। ठीक है, फिर हमने अपने वर्कर से कहा कि चलो मशीन चालू हो गई है, अब इस पे प्रोडक्शन करो। ठीक है, ये रही मशीन जिसपे मेरे वर्कर्स को प्रोडक्शन करनी है। ये जो मशीन हम लाए हैं ये जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें एक इनलेट पाइप लगी हुई है, एक आउटलेट पाइप लगी हुई है। इनलेट पाइप से आपको सारे इनपुट्स डालने हैं, मतलब इसमें कपड़ा डाल दीजिए, थ्रेड डाल दीजिए, बटन डाल दीजिए, जिप डाल दीजिए और इसको कमांड दे दीजिए। ठीक है, कि तुमको क्या करना है, इतनी लेंथ रखनी है, इतना वेस्ट रखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, अंदर जीन्स तैयार करेगा और खटाक से आउटलेट पाइप से बाहर कर देगा। सबको समझ में आ गया मशीन कैसी है? वर्कर्स ने कहा कि चलिए हमको इनपुट दीजिए सारे, हमने उसे कपड़ा दिया, थ्रेड दिया, बटन दिया, जिप दिया, कुल मिला के 5,000 रुपए का मटेरियल दिया। ठीक है, और उससे कहा कि चलो जीन्स बनाओ। उसने क्या किया, यहां से सारे मटेरियल डाले और इधर से क्या हुआ, सब कुतरन बन के निकल गया। मतलब जीन्स नहीं बनी, सब कुतरन बन के निकल गया। चक्कर क्या था पता है हुआ क्या, ये वाली इनलेट पाइप थी और ये आउटलेट थी। ठीक है, यहां से उसको मटेरियल डालना था, यहां से जीन्स निकलती, उसने इधर से क्या किया, मटेरियल डाल दिया, तो इधर से कुतरन बन के सब निकल गया। अब जब उसने 5,000 रुपए बर्बाद कर दिए हमारे, तो हमें लगा कि नहीं, इसने तो 5,000 रुपए लगा दिए, अब हम किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, ये जो 5,000 रुपए लगाए ये कहां जाएगा, हाँ ये भी मशीन में जाएगा। ये 5,000 रुपए भी हम मशीन में जोड़ देंगे और ये 5,000 रुपए के खर्चे को कहा जाता है ट्रायल रन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको, ट्रायल रन एक्सपेंडिचर। और ये भी हमने कहां जोड़ दिया है, मशीन में। ठीक है, देयर आफ्टर हमने क्या किया, एक टेक्नीशियन को बुलाया और उससे बोला कि चलो तुम प्रोडक्शन करके दिखाओ। तो टेक्नीशियन बोला कि मटेरियल दो हमको, तो फिर हमने उसको मटेरियल दिया अगेन 5,000 रुपए का। ठीक है, उस टेक्नीशियन ने क्या किया, इसमें इनपुट डाला और इधर से क्या हुआ, जीन्स बन के बाहर सारी निकल आई। ठीक है, जब जीन्स बन के सारी बाहर आ जाती है तो हम अति खुश एकदम। ठीक है, वो टोटल प्रोडक्शन जो बाहर आई है, पता है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 25,000 रुपया। हम उसे 25,000 रुपए में बेच भी देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो 5,000 रुपए लगा है फिर से ये कहां जोड़ा जाएगा, मशीन की कॉस्ट में। और जो 25,000 रुपए बेच के आ गया है इसे क्या करेंगे, मशीन की कॉस्ट से रिड्यूस करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? तो इसे कहा जाता है ट्रायल रन का एक्सपेंडिचर। ये फिर से ट्रायल रन का एक्सपेंडिचर है और इसे क्या कहा जाता है, ट्रायल रन की रेवेन्यू। तो आप सारे खर्चे जोड़ोगे, ट्रायल रन का खर्चा जोड़ेंगे और ट्रायल रन में अगर रेवेन्यू आ जाए तो उसे हम घटा लेंगे। ठीक है, बताइए अब हमारे वर्कर भी खड़े थे वहां पे और सीख रहे थे। ठीक है, जल्दी बताइए क्या वो वेजेस लेंगे, खड़े होके बस सीख रहे थे? हाँ, और क्या फोकट में थोड़ी ना मजदूर खड़ा रहेगा, वो जितनी देर खड़ा था उसकी तनख्वाह मांगेगा। ठीक है, उतनी देर का जो आपने वर्कर को वेजेस दी है वो कहां जाएगा, जल्दी बोलिए। वो जो वर्कर हमारा खड़ा था, ये सब देख रहा था तमाशा, उसको जो आपने तनख्वाह दी है वो कहां जाएगी, मशीन की कॉस्ट में। ठीक है, यहां तक का खर्चा हमने मशीन में जोड़ दिया है। अब हमारी मशीन पता है क्या हो गई है, रेडी फॉर यूज। ठीक है, हमारी मशीन रेडी फॉर यूज हो गई और आज तारीख कितनी है, 18 अगस्त 2015। ठीक है, हमारी मशीन रेडी फॉर यूज हो गई। हमने कहा लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस पे चद्दर डालो और ढक दो इसे। इसका इस्तेमाल करेंगे दिवाली वाले दिन।
ठीक है, और दिवाली मान लीजिए आ रही है 15 अक्टूबर 2015, सब डमी डेट्स हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर 2015 को दिवाली आ रही है और इस दिन हम शुरू करेंगे, तो पता है 15 अक्टूबर 2015 को क्या कहा जाएगा, एसेट हैज बीन पुट टू यूज, और इस डेट को क्या कहा जाएगा, रेडी फॉर यूज। क्लियर है? कहां तक के खर्चे जोड़ दिए जाते हैं मशीन में, रेडी फॉर यूज तक के। किस दिन रेडी फॉर यूज हो जाता है मशीन, जिस दिन ट्रायल रन सक्सेसफुल हो जाए, जिस दिन आपका ट्रायल रन सक्सीड कर गया उस दिन आपकी मशीन रेडी फॉर यूज हो गई। और जितने भी खर्चे रेडी फॉर यूज होते हैं उतने ही कैपिटलाइज होते हैं। इंटरेस्ट का खर्चा जितना यहां तक लगा है 18/8 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए और कहां जोड़ दीजिए, मशीन में। 18/8 के बाद भी क्या इंटरेस्ट लग रहा होगा, हां भाई, जब तक लोन पे नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। लोन 10 साल पे नहीं करोगे तो 10 साल तक इंटरेस्ट लगेगा। बाकी इंटरेस्ट कहां चार्ज होगा, पीएल में, ठीक है। अच्छा, आपको याद है हमने 18/8 के पहले पेंट कराया था मशीन को, रेड से ब्लू करा दिया था। ब्लू करा दिए, उसके बाद पंडित जी ने बताया कि देखो अगर ब्लू कलर मशीन की रहेगी तो मशीन हमेशा खराब होती रहेगी। जब हम पूजा वूजा करवाए तो पंडित जी कहे कि नहीं, ब्लू मशीन तो नहीं, ब्लू मशीन अगर करोगे हमेशा खराब होती रहेगी, खर्चीला होता है। ब्लू कलर का मतलब खर्च बढ़ाना। अब पंडित जी ऐसी बात बोल दिए, अब हमको उसका कलर चेंज करना है। अब हमने प्लान किया है कि इस बार हम उसका ऑरेंज कलर करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, हम ऑरेंज कलर पता है कब करते हैं, 15/9/2015 को। आप हमको ये बताइए, ये जो हमने 15/9/2015 को ऑरेंज कलर कराया है, ये पेंट का खर्चा कहां जाएगा, पीएल में, क्योंकि रेडी फॉर यूज हमारी मशीन हो चुकी है, ठीक है। बात तो क्लियर हो गई। बात, जब तक हमारी मशीन रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती सारे खर्चे को हम क्या करते हैं, मशीन में जोड़ देते हैं। इसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटलाइजेशन कौन से खर्चे का हुआ, जो खर्चा हमने मशीन में किया, बिल्कुल नहीं। जो खर्चा हमने बिल्डिंग में किया, मशीन की वजह से किया, वो खर्चा भी कहां जोड़ रहा है, मशीन, ठीक है। अगर मशीन की वजह से आप बिल्डिंग में कोई अल्टरेशन करा देते हो, ठीक है, तो भी वो खर्चा कहां जोड़ोगे, मशीन में। सपोज उस मशीन की एक चिमनी थी, ठीक है, और चिमनी निकालने के लिए हमें ऊपर की सीलिंग में छेद करना पड़ा, तो सीलिंग में छेद कहां पे हुआ, बिल्डिंग में। खर्चा बिल्डिंग में जोड़ना है, नहीं, मशीन में, क्योंकि वो खर्चा मशीन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, रेडी फॉर यूज तक के सारे खर्चे हमें कैपिटलाइज कर देने हैं। फिर नेक्स्ट बात क्या थी हमारी, टैक्सेस। एक बात जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 और इनकम टैक्स कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो बात भी आपको पैरेलली बता देते हैं, बिकॉज इन द टाइम टू कम यू विल बी गेटिंग टू लर्न दिस थिंग ऑल्सो। AS6 ये कहता है कि जितने भी खर्चे हमारे रेडी फॉर यूज तक के होते हैं उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है कि जितने भी खर्चे एसेट के पुट टू यूज होने तक लगते हैं वो खर्चे कैपिटलाइज होते हैं और उस अमाउंट पे इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अलाउ करता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन जो आपको अलाउ करता है वो कुछ बड़े अमाउंट पे अलाउ कर देता है, वो पुट टू यूज तक के खर्चे क्या करता है, मशीन में जुड़वा लेता है। क्लियर है, याद रहेगा सबको। तो ध्यान दीजिएगा, AS6 में रेडी टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं और इनकम टैक्स में एक अंतर है, यहां पे क्या होता है, पुट टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। बताइए एसएससी के लिए अच्छी बात है, गंदी बात है? अगर हमें पुट टू यूज तक के खर्चे कैपिटलाइज होकर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिले इनकम टैक्स में, तो ये अच्छी बात हो गई कि गंदी बात हो गई? अच्छी बात हो गई। ज्यादा खर्चा चार्ज करने को मिलेगा, इनकम कम होगी, कम टैक्सेस लगेगा, ठीक है।